बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस 93 पर। जैसा कि आप सभी देखते हैं, पिछले दो क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि योजना के बारे में, यानी कि टोटल 12 योजनाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग कुछ पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछते हैं कि आपके एग्जाम में पता तो चलता है कि हाँ भाई साहब ये पढ़े हैं हम कभी, लेकिन बन नहीं पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किस अनुसूची में, ठीक है, किस अनुसूची में सैलरी की बात की गई है। अगर मैं कहूं आपसे कि किस अनुसूची में सैलरी की बात की गई है, तो अभी तक आप सभी के पास अगर जवाब है तो प्लीज एक बार कमेंट करिए, ठीक है, कि किस अनुसूची में सैलरी की बात कही गई है, ठीक है, या फिर किस अनुसूची में असम के जनजातियों के लिए एक विशेष प्रावधान की गई है। तो वो सभी चीज अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के क्लास में इन सभी चीजों के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची पर किस किस कौन कौन इस पे कानून बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि राज्य सूची में टोटल विषयों की संख्या कितनी है, अगर हम कहें आपसे कि राज्य भाषा, क्लियर, राज्य भाषा किस अनुसूची में वर्णित की गई है, समझे बात। तो ये सारे जो प्रश्न होते हैं वो सारे आपके प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खासकर डिफेंस के सेक्टर से जुड़े हुए जितने सारे स्टूडेंट हैं उन सबों को देखने को मिले भी होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है, वह टॉपिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं और आप सभी भी नोट डाउन कर लीजिए। और वह टॉपिक क्या है? अनुसूची। अनुसूची, अनुसूची ये रहा आपका अनुसूची। क्लियर है मेरे भाई? ये क्या है आपका? अनुसूची है, ठीक है। अनुसूची का हम आपसे पहला जिक्र करते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था, अनुसूची 26 जनवरी 1950 में जब अपना संविधान लागू हुआ था, तब अनुसूचियों की जो संख्या थी वह थी 8, ठीक है। यहां से पहला प्रश्न बनता है कि जब अपना संविधान लागू हुआ था तब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। बाद में धीरे धीरे अपने संविधान में संशोधन कर करके और 4 और अनुसूची जोड़ दिया गया और अब टोटल अभी फिलहाल में, अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, ठीक है। तो आप सभी नोट करिए कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और संविधान हमारा लागू होने के टाइम समय अपना अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची के बारे में, 12 अनुसूची के बारे में। क्लियर है दोस्त? तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आप सभी लिखिएगा कि प्रथम अनुसूची, फर्स्ट, ठीक है, ये रहा आपका प्रथम अनुसूची। फटाफट आप सभी लिखिएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों का नाम, ठीक है, राज्यों का नाम। दूसरा में क्या है? तो दूसरा में मेरे दोस्त क्या है? आपके संघ एवं राज्य के क्षेत्र। क्या है आपके? संघ एवं राज्य के क्षेत्र, संघ एवं राज्य के क्षेत्र, ठीक है। और ये है आपका राज्यों का नाम। प्रथम अनुसूची में राज्यों का नाम और दूसरा अनुसूची, प्रथम अनुसूची के सेकंड में संघ एवं राज्य के क्षेत्र, यानी कि अपना जो राज्य संघ है, जो अपना भारत है, उसका क्षेत्र क्या क्या होंगी, उन सभी के बारे में अनुसूची के 1 में दूसरा पार्ट में दिया गया है। क्लियर है? क्लियर हुई बात? अब हम लोग चलते हैं कि तो सर आप बताइए, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है नोट करने वाला कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम JNK पुनर्गठन अधिनियम कब आता है? 9 अगस्त 2019 में अपना ये JNK पुनर्गठन अधिनियम आता है। उसके बाद यह भी अपने संघ एवं राज्य के क्षेत्र में आ गया,
ठीक है, तो यह पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आया, तो 9 अगस्त 2019 में। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अनुसूची 2 के तरफ। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। अच्छा, एक और बात कि राज्यों का नाम का मतलब क्या है और संघ एवं राज्य के क्षेत्र के क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यह जो राज्य है वह अपना पूरे प्रदेश, पूरा अपना देश के बारे में डिनोट करता है, बताता है। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं दूसरा अनुसूची में क्या दिया गया है। तो आप सभी फटाफट लिखिएगा यहाँ पे आप सेकंड अनुसूची यानी दूसरा अनुसूची। ठीक है, दूसरा अनुसूची क्या है मेरे भाई, तो दूसरा अनुसूची में आप सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि सैलरी की बात की गई है, सैलरी की बात की गई है यानी तनख्वाह की बात की गई है। ठीक है, दूसरा अनुसूची में अपना सैलरी की बात की गई है, सैलरी की बात की गई है। तो आपके मन में पहले आएगा तो किन किन लोगों की सैलरी की बात की गई है। ठीक है, तो सैलरी की बात की गई है और यहीं से अगर हम एक प्रश्न पूछ दें, एक छोटा सा प्रश्न मेरे भाई, कि क्या प्रधानमंत्री की सैलरी, प्रधानमंत्री की जो तनख्वाह मिलता है वह अपने अनुसूची 2 में है, बताइए आप सभी। क्या प्रधानमंत्री की जो सैलरी है वह क्या अपने अनुसूची 2 में वर्णित की गई है, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। क्लियर। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कि किन किन लोगों की सैलरी की बात कही गई है इसमें। तो आप पहला ए में लिखिएगा कि ए में अपना प्रेसिडेंट। ठीक है भाई मेरे, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की सैलरी की बात कही गई है। दूसरा में अगर आप लिखिएगा तो दूसरा में आपको लिख लीजिएगा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, क्या लिखिएगा आप सभी, लोकसभा, ठीक है, के स्पीकर। देखिएगा लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, आप सभी फटाफट एक बार नोट डाउन करिएगा कि लोकसभा के स्पीकर और आपके डिप्टी स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के आपके स्पीकर और मेरे भाई ये हुए आपके डिप्टी स्पीकर। एक बार फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। ठीक है, सब कुछ क्लियर है या नहीं है। लोकसभा पहले आपके प्रेसिडेंट और फिर आपके गवर्नर पार्ट ए में, और ये रहा आपका पार्ट बी लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अब यहाँ पे अगर हम बात करूँ, मैं बात करूँ और पार्ट सी, ठीक है, दूसरा अनुसूची सी में क्या है, तो आपका राज्यसभा भी है। तो राज्यसभा के क्या क्या होते हैं, तो राज्यसभा में आपके चेयरमैन और आप सभी जानते हैं उपसभापति। ठीक है, तो राज्यसभा यहां पर आप सभी लिख लो राज्यसभा। और राज्यसभा में कौन कौन है, 2 व्यक्ति, तो एक है आपका चेयरमैन। ठीक है, तो एक कौन है आपके चेयरमैन। ठीक है, और दूसरे कौन है आपके उपसभापति। ठीक है, इनकी बात कही गई है। ए में प्रेसिडेंट गवर्नर, बी में लोकसभा, डी में आपका बात कहा गया है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज के बारे में कि तनख्वाह। यहां तक आप सभी को दिख रहा है, मैं एक बार आप सभी का देख लूं स्क्रीन। चलिए फिर अब ऊपर अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और ऊपर में अगर आप चलिए यहाँ पे आप सभी लिख लीजिएगा ई में। ठीक है, तो पार्ट ई में क्या है आपका CAG, कैग, जिसे आप कैग कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुई, CAG की सैलरी की बात कही गई है। तो आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे कि सैलरी किसकी किसकी सैलरी, प्रेसिडेंट गवर्नर, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन उपसभापति, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज और CAG, इतने ही लोगों के बाबू सैलरी की बात कही गई है। अब इसके अलावा अगर कभी पूछ दे कि क्या मंत्रिपरिषद की सैलरी की बात कही गई है, बिल्कुल नहीं। मंत्रिमंडल में जितने मंत्री होते हैं उनकी सैलरी की बात कही गई है, तो बिल्कुल नहीं। तो सैलरी किस किस की, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि आप बताइए कि राज्यसभा के उपसभापति का सैलरी किस अनुसूची में है, तो आप सभी फटाफट आंसर करिएगा कि वह किस में है, तो आपका सी में है। ठीक है, क्लियर है, इतना तक क्लियर है। अनुसूची 2 आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये
सेशन चला जाए। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं हम लोग कि तीसरा अनुसूची। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं तीसरा अनुसूची। तीसरा अनुसूची में क्या है, शपथ से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा अनुसूची। ठीक है, तीसरा अनुसूची जो है वह है आपका शपथ से संबंधित है। ठीक है, तो यह भी पूछ सकता है कि आपका जो तीसरा अनुसूची है वह किससे संबंधित है, तो आप फटाफट आंसर क्या कर दीजिएगा कि भाई साहब शपथ से संबंधित है। तीसरा अनुसूची आपका शपथ से संबंधित है। अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति, ठीक है, किन किन लोगों को शपथ दिलाते हैं। तो पहला शपथ किसका होता है, तो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, ठीक है। अच्छा, मंत्रिपरिषद जो शपथ लेता है वह आपका 75(4) अनुच्छेद 75(4) में लेता है, और यह पद एवं गोपनीयता, ठीक है, पद एवं गोपनीयता का शपथ लेते हैं मंत्रिपरिषद। और इनको दिलाता कौन है, तो इनको दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, कौन दिलाता है भाई मेरे, तो अपने राष्ट्रपति। ठीक है, और यह लेते किससे है, ठीक है, तो 75(4) से यह अपना शपथ लेते हैं। आर्टिकल 75(4) से यह मंत्रिपरिषद लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि पद एवं गोपनीयता का शपथ मंत्रिपरिषद लेते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे होते हैं वहां पे केंद्र में। ठीक, अब ये पहले हुए, और ये दूसरा आप लिखिएगा लोकसभा एंड राज्यसभा के सदस्य ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह भी अपना शपथ लेते हैं, और यह अपना आर्टिकल 99 से लेते हैं। फिर आपका आता है तीसरा। ठीक है, तो तीसरा में किसका बात किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज का। ठीक है, जो कि 124(6) सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वह आपके 124(6) के तहत शपथ लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा CAG 148। ठीक है, CAG 148 में कही गई है बात। CAG के 148 और CAG सुप्रीम कोर्ट, ये इन सभी का सैलरी भी अनुसूची 2 में वर्णित किया गया है। इतना तक क्लियर है, आप सभी फटाफट एक बार नोट डाउन कर लो। अब हम बात करते हैं राज्यों के मंत्रिपरिषद। ये है आपके केंद्र के मंत्रिपरिषद। ठीक, अब आप यहीं पे 5th नंबर में लिख लेना राज्यों के मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो राज्यों के जो मंत्रिपरिषद होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि यह भी अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। हमेशा जो भी मंत्रिपरिषद होता है वह अपना पद एवं गोपनीयता का शपथ लेते हैं। और यह जो है वह यहाँ राज्य में जो आपके मंत्री होते हैं वह आपके 164(3) के तहत क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद क्या है, ये आपका छठा, ठीक है, अनुसूची, तीसरा अनुसूची का छठा जो पाठ है वह क्या, राज्यों के विधानमंडल के सदस्य। राज्यों के विधानमंडल के सदस्य, राज्यों के विधानमंडल के सदस्य, मंडल के जो आपके जो सदस्य होते हैं वह आपके 188 के तहत लेते हैं शपथ। और यहीं पे आप लिख लो 7वां में मेरे भाई, 7वां में क्या होता है, हाईकोर्ट का जो जज होते हैं HC, ठीक है, हाईकोर्ट के जज वह आपके 110 के तहत क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का 124 और हाईकोर्ट के जज जो हैं वह आपके 100 नहीं, जब 124 तो ये होते हैं आपके 129, ठीक है, 129 नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, 219। ठीक है, हाईकोर्ट के जो जज होते हैं वह 219 अनुच्छेद के तहत ये अपना शपथ लेते हैं। क्लियर है इतना? तो ये रहा आपके तीसरा अनुसूची। देखिए कितना डेप्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं, और डेप्थ में पढ़ने का रीजन है कि अगर आप सभी एक बार अनुसूची को पढ़ लीजिए तो कभी भी जीवन में किसी भी तरीके का एग्जाम में बैठो, अगर अनुसूची से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो वो कभी भी नहीं छूट पाए।
ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं अनुसूची 4 के तरफ। और एक बार फटाफट आप सभी को अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके भाई साहब आप बता दो, ठीक है, कमेंट करके आप सभी बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार फटाफट आप सभी कमेंट करें कि अनुसूची 4 में किसकी जिक्र किया गया है, ठीक है। अनुसूची 4 में देखिए डस्टर गिर गया, अनुसूची 4 में किसका जिक्र किया गया है, ठीक है। अनुसूची 4 में किसका जिक्र किया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि अनुसूची जो 4 है, देखना अनुसूची अपना जो 4 है उसमें आपको राज्य परिषद में सीटों की जो बंटवारा है उसके बारे में जिक्र किया गया है, राज्य परिषद में, ठीक है। तो आप सभी लिख लेना राज्य परिषद में, ठीक है, राज्य परिषद में सीटों की बंटवारा, राज्य परिषद में सीटों की बंटवारा की बात की गई है। राज्य परिषद में अनुसूची 4 में सीटों की बंटवारा की गई है। अब आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा उच्च सदन, ठीक है, में मैक्सिमम 245 सीट और मैक्सिमम 200 आपका कितना होता है भाई मेरे 250 मैक्सिमम और 245 जैसा कि अभी है। राज्य परिषद में सीटों की बंटवारा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं कि आप जैसे कि जानते हैं कि राज्य परिषद में सीटों की बंटवारा, तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राज्य हैं जिनसे आपको डायरेक्ट पूछता है कि कितने सीट हैं। लोकसभा नहीं है बाबू, यह आपका राज्य परिषद है, यानी कि राज्य परिषद में जो सीटों की बंटवारा होती है वहाँ 245 अभी है और मैक्सिमम 250 हो सकती है, यानी अभी 245 है और इसको बढ़ा के आप 250 कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे राज्यों के बारे में जहां पर राज्य परिषद की सीटों की संख्या बहुत बार कई बार पूछी गई है आपके पेपर में। तो आप यूपी में पहले लिखो, तो यूपी में आपका 31 होता है। यूपी में राज्य परिषद में जो सीट होती है, यानी आपका उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। कभी यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यसभा कभी विघटित होती है या नहीं, तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, लेकिन लोकसभा भंग हो जाता है। लोकसभा में कार्यकाल की जो समयावधि होती है वह आपका 5 साल होता है और राज्यसभा में आपका 6 साल। क्लियर है? तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो यूपी में आपका 31 है। महाराष्ट्र में बाबू, महाराष्ट्र में यानी एमएच में राज्य परिषद की संख्या 19 है, ठीक है। और अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में अपना 18 है। देखिए यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में अपना 18 है। और अगर हम बात करें बंगाल बिहार का, तो बंगाल ठीक है एंड बिहार, तो यहाँ आपका कितना है 16 है, 16 है, हाँ, बंगाल और बिहार का आपका 16 है। और जितने आपके प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, जिन सभी के प्रदेश लगा हुआ है उन सबों में 11-11 होते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको कई बार पूछे गए हैं, तो आप सभी इन सभी चीज़ों पर भी थोड़ा सा गौर फरमा लीजिएगा। यूपी में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है और तमिलनाडु में आपका 18 है, बंगाल बिहार में बाबू 16 है। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। मैक्सिमम 250 कर सकते हैं और अभी अपना 245 है। राज्य परिषद में सीटों की बंटवारा अनुसूची 4 में दिया गया है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं अनुसूची 5 के तरफ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अनुसूची 5 के तरफ। तो अनुसूची 5 क्या है, आप सभी एक बार गौर फरमाना, ठीक है। अनुसूची 5 बहुत ही सरल है और बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही यहाँ से आपके घुमा के पूछे जाते हैं। अनुसूची 5, ठीक है। तो भाई मेरे अनुसूची जो 5 है वह क्या कहता है, तो अनुसूची 5 क्या कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति लागू होती है। ठीक है, समझ में आई बात? कहने का मतलब यह है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं एवं अनुसूचित जो आपके जनजाति के लिए कुछ प्रावधान हैं वह केंद्र की, समझना, केंद्र के क्या है वो कार्यपालिका की शक्ति लागू होती है, उस पर केंद्र की जो भी कानून बनेगी उस पर वह लागू होगी। ठीक है,
क्या हो गई, वह लागू हो गई। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पर बात आई कार्यपालिका की, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, अपने 3 स्तंभ हैं इस देश के। कौन कौन? तो पहला है आपके कार्यपालिका, दूसरा है आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कहने का मतलब यह है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को इंप्लीमेंट करती है अपने पूरे भारतवर्ष में, और अगर कहीं भी विधायिका और कार्यपालिका में कहीं भी मतभेद होता हो तो अपना न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप, अपना निर्णय सुनाती है। क्लियर है बाबू? तो आई होप आप सभी समझ पाए होंगे अब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का कार्य क्या है। कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका का मतलब क्या है, कानून बनाना, कार्यपालिका उसे काम करना, उस कानून पर काम करना, ठीक है। और न्यायपालिका का क्या काम है कि कहीं भी कुछ गड़बड़ी पाए तो उसमें वह फैसला देगी। क्लियर है बात? तो चलिए फिर, तो आप लिखिएगा अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति, ठीक है। लिखना एक बार कि अनुसूचित क्षेत्र एवं, मेरे भाई, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान, प्रावधान, ठीक है। क्या है आपका प्रावधान जो है वह केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति लागू हो सकती है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान पर जो है वो अपना केंद्र के कार्यपालिका की शक्ति लागू हो सकती है। क्लियर है? अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान केंद्र के कार्यपालिका की शक्ति क्या हो सकती है बाबू मेरे, लागू हो सकती है, केंद्र के कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। तो ये आपका अनुसूची 5 है। अब हम लोग बात करते हैं अनुसूची 6 के बारे में, ठीक है। अनुसूची 6 बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखना यहाँ पे आप सभी लिख लो अनुसूची 6, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपके मिजोरम के जनजाति प्रशासन के संबंध में, ठीक है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति, ठीक है, क्या है, के जनजाति के प्रशासन के संबंध में। समझे बात को? प्रशासन के संबंध में। क्या है आपका? प्रशासन के संबंध में। सॉरी, यहां पे आपको संबंध में, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजाति हैं उन पर प्रशासनिक संबंध, प्रशासन के संबंध कैसे है, मतलब कि संबंध का मतलब यहाँ पे आपको रिलेशन ही है, वहाँ पे आपको कानून बनाने के संबंध से संबंधित है यह जो संबंध है। और अनुसूची 6 में कभी कभी पूछ देता है कि अनुसूचित असम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए विशेष प्रावधान किस अनुसूची में है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार, कई बार पूछे गए हैं कि त्रिपुरा के जनजाति के संबंध किस अनुसूची से है, या वहां किस अनुसूची के तहत हम अपने प्रशासनिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि प्रशासनिक, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अफसफा का नाम सुनने होंगे, ठीक है। तो उस तरीके के जो भी कानून होते हैं वह प्रशासनिक तौर पर जितने भी कानून होते हैं उनके संबंध में अगर हमें कुछ करना होगा और कुछ हमें वहां पर कार्यवाही करना होगा तो हम अनुसूची 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप सभी ये अनुसूची 6 आप सभी बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुसूची 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11 और 12 हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनुसूची को खत्म करेंगे। एक पार्ट और आएगा आप सभी को अनुसूची से संबंधित और बहुत ही बेहतर होगा वो, ठीक है।
तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरे जोर और शोर के साथ अपने एग्जाम में तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।